केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक जो है। टॉपिक 2 हमारा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड हेनरीज लॉ। इसमें 3D क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। पिछली वीडियो तक हमने 3D क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे और पहले की वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछली वीडियो में हमने ये अपना टॉपिक 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम समरी देखेंगे कि टॉपिक 2 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी क्वेश्चंस किस तरह क्या है, उनमें क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले था स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग तरह से आ सकती है। एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, स्टेट हेनरीज लॉ, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखी। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ पूछे गए थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या देखा। पहला एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशंस देखे थे। पहला एप्लीकेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में हाई प्रेशर पे सील होती है, मतलब जो बोतल होती है वो हाई प्रेशर पे सील होती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस में आ सके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन होता है। दूसरा हमने देखा नाइट्रोजन गैस बबल्स जो बेंड्स होते हैं। तो बेंड्स एक पेनफुल मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जब सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स वापस लेस प्रेशर, मतलब वापस जब ऊपर आते हैं समुद्र में, तो वहाँ पर लेस प्रेशर होता है एज कम्पेयर। तो नाइट्रोजन गैस जो डिजॉल्व कर गई थी अंडर वाटर, वो जब निकलती है तो वो नाइट्रोजन गैस बबल्स बनाती है, ठीक है, जो कि पेनफुल कंडीशन है और डेंजरस कंडीशन है स्कूबा डाइवर्स के लिए। तो होता क्या है, डाइल्यूशन विद हीलियम गैस। हीलियम गैस से वो जो कंटेनर होता है, एयर का कंटेनर जो वो लेकर नीचे जाते हैं, उसमें हीलियम गैस की मात्रा बढ़ा दी जाती है क्योंकि हीलियम गैस लेस सॉल्युबल होता है ब्लड में, ठीक है। फिर हमने देखा था हेनरीज लॉ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पूछा गया है कि हेनरीज लॉ की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर से कैसे वैरी करती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बढ़ता है। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट गैसेस डिफरेंट KH वैल्यूज, मतलब अलग अलग गैसेस के लिए एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग हेनरीज लॉ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हेनरीज लॉ कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए एक फिक्स्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर फिक्स किया गया। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा तो ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट KH वैल्यूज होते हैं। अगला क्या है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, solubility of a gas in liquid। तो solubility of a gas in liquid is directly proportional to 1/T या solubility of a gas in liquid is inversely proportional to T, हम कैसे भी बोल सकते हैं। तो solubility of a gas in liquid, solubility बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। और solubility घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, या इसको ऐसे बोलिए, जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक solubility घटेगा, और जब जब टेम्परेचर घटेगा तब तक solubility बढ़ेगा, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आते हैं या इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आता है कि जो कंडीशंस, मतलब जो इन्वायरमेंट में कुछ फेनोमेनन होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं। जैसे एक्वेटिक स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो वार्म वाटर में ज़्यादा कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर, तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है, जिसके कारण एक्वेटिक स्पीसीज कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था इस कॉन्सेप्ट का, अगला कहाँ यूज होता था, अगला क्या एक्सप्लेन करता था। एट हायर एल्टीट्यूड्स एनोक्सिया की कंडीशन होती थी, ये भी हमने देखा। एनोक्सिया होती क्या है, इनएबिलिटी टू थिंक, ठीक है, मतलब प्रॉपरली हम थिंक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। होता क्या है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल के, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो जो गैसेज होंगी हायर एल्टीट्यूड्स पे उनका भी प्रेशर कम होगा। तो एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और बाकी सब गैसेज का प्रेशर कम होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की एक पर्याप्त मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना कार्य करने की क्षमता या फिर सोचने विचारने की क्षमता ये सब कम हो जाती है। तो होता क्या है, जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो वहाँ पर एयर का प्रेशर कम, ऑक्सीजन एयर में है तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम।
तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जो सॉल्यूशन हमारा ब्लड हो गया उसके ऊपर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा, और हेनरीज लॉ के हिसाब से अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आपका मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी भी कम होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिजोल्व होंगे ब्लड में वो भी कम होंगे। तो ये कंडीशन होती है एनोक्सिया की। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इन ब्लड कम होता है, जिसके कारण हम क्लियरली थिंक नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हेनरीज लॉ का जो हमारा फॉर्म था, हमने किस फॉर्म को यूज किया है, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, इस फॉर्म को हम यूज करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये आता है P इज इक्वल टू KH/X। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए तो 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क्स के। ठीक है, तो हमें गिवन टू प्रूव और इक्वेशन के साथ आगे बढ़ना है जैसे हम बढ़ते हैं बोर्ड में। ठीक है, अगला क्या है, अगला एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना था। ठीक है, हेनरीज लॉ से हमें डायरेक्ट क्या मिलता है, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हेनरीज लॉ में मोल फ्रैक्शन का यूज होता है। पर एक जगह क्वेश्चन में मोल्स पूछा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाला था और मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में ही मोल्स आता है, तो मोल फ्रैक्शन से हमने मोल्स निकाला। ठीक है, मिलीमोल्स, और उसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दिए। ओके, ये डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल में भी था NCERT के। और हमने इसमें क्या यूज किया था, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी रो होता है मास बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी के क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूला यूज किया जाता था, है ना। और अगला क्या था, अगला हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट जिसमें हेनरीज लॉ को या हेनरीज लॉ का दूसरा फॉर्म यूज किया गया था, अलग फॉर्म। ठीक है, हमें पता है कि अगर मास होगा किसी मॉलिक्यूल का, प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आएंगे, लिक्विड में आएंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में आएंगे तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना मास होगा, तो उस पूरा जो गैस है उसका एक मास होगा सॉल्यूशन में। मास है तो नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, क्योंकि मास है और मोलर मास तो कांस्टेंट होता है, तो मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन भी होगा। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सम ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास मोल्स है तो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड भी होंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन भी होगा। तो चाहे हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स से आया है, नंबर ऑफ मोल्स मास से आया है, या आप ऐसे समझिए मास है मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है मतलब मोल फ्रैक्शन है। तो जो प्रेशर होगा वो सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास से मोल्स तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, और मोल्स से मोल फ्रैक्शन तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हेनरीज लॉ का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो हेनरीज लॉ का ये फॉर्म यूज होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन उस क्वेश्चन में मास दिया था, इथेन का सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट दिया नहीं था, तो हमने ये फॉर्म यूज किया था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मास, मोल्स और मोल फ्रैक्शन ये कनेक्टेड है। हम लोग चाहते तो ये भी फॉर्म यूज कर सकते थे, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने ये डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था, P1/P2 इज इक्वल टू N1/M2। अगर ये यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारा बन जाता M1/M2, क्योंकि मास लेफ्ट में है तो M1/M2 लेफ्ट में इज इक्वल टू P1/P2। कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वल टू है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। तो ये हमारे थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो टॉपिक 2 में आए हैं। अब हम अगली वीडियो में अपना टॉपिक 3 शुरू करेंगे, जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस या रॉल्ड्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, क्योंकि इसमें अच्छे थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं थ्योरी क्वेश्चंस के, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं इसमें, और थोड़े लेंदी भी होते हैं। इसलिए बोर्ड में हमें कैसे लिखना है वो हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा टॉपिक 2 पूरा हुआ। अगले वीडियो से हम अपना टॉपिक 3 शुरू करेंगे, है ना। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा और देखिएगा बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NCERT मस्ट है, उसके एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आप पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, है ना। और अगली वीडियो में हम अपना टॉपिक 3 शुरू करेंगे।